आज हमारे साथ डॉक्टर एम गुरुराज जो इंडियन स्पाइनल में एज ए स्पाइन सर्जन कार्यरत हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर गुरुराज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में काफ़ी जानकारी शेयर करेंगे जो हम अपने निजी जीवन में कहीं ना कहीं एहसास करते हैं या उन परेशानियों से हम कभी ना कभी गुजरते हैं। तो ये सारी जानकारी हमारे जीवन में हमें मदद करेंगी कि हम उन दुष्प्रभावों से बच सकें जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके काफ़ी पेशेंट से मेरा पिछले कुछ दिनों में इंटरेक्शन हुआ है, वार्तालाप हुई है, और पेशेंट्स काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे चीज़ों को जानने को लेकर। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उनके नोट किए जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा सर। डॉक्टर साहब, पहला है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आप बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। लोगों को अभी तक ये भी पूरी जानकारी नहीं है, तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ शब्दों में अगर आप इसको बताना चाहें। ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक, हालांकि बीमारी नहीं है, लेकिन एक बीमारी के तरीके से होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारी हड्डियां उम्र के हिसाब से जो कमजोर हो जाते हैं, जैसे फीमेल्स में 40 इयर्स के बाद या 42 इयर्स के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद में जो हड्डियों की ताकत कम होती जाती है, जैसे वैसे ही हमारे मेल पॉपुलेशन में 60 इयर्स के बाद हड्डियों की ताकत कम होने लगती है। बेसिकली हम सोचेंगे एक हड्डी हमारा 1 केजी का है, तो उसमें से हमारा कैल्शियम निकलता जाता है, तो वो धीरे धीरे और हल्का हो जाता है। मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूंगा तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जब हड्डियों की क्वांटिटी कम हो जाती है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इससे हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाते हैं। ओके जी डॉक्टर साहब, दूसरा एक सवाल है डॉक्टर साहब जो पेशेंट के दिमाग में रहता है कि क्या इससे सिर्फ महिलाओं को ही ये ज्यादा प्रभावित करता है या पुरुष जो एक मेल पॉपुलेशन होती है वो भी इक्वली इन्फेक्टेड है डॉक्टर साहब? मैं ये बोलूंगा कि ये ज्यादातर महिलाओं में होता है, लेकिन ये पुरुषों में भी होता है। हालांकि इंडिया में पुरुषों में ये ज्यादा देखा गया है, बिकॉज हमारा विटामिन डी लेवल्स बचपन से ही कम रहे हैं, क्योंकि हमारे जो खाना है वो विटामिन डी से फोर्टिफाइड नहीं है। तो हमारा जो पीक बोन मास करके एक होता है, जो हमारा 25 या लगभग 22-25 के उम्र के जब होते हैं, तो हमारा बोन का जो क्वांटिटी है वो पूरी तरीके से बन जाता है। वहां से हम बोन को लूज करते हैं, ना कि कोई गेन करते हैं। तो हर कोई इसको लूज करता है, बट वुमेन्स में ये थोड़ा जल्दी सेट इन होता है, अराउंड 45 इयर्स जब वो मेनोपॉज हो जाता है, और मेल्स में ये 60 इयर्स के बाद होती है। तो हम जब वुमेन्स में होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। जब ये मेन में होता है इसको हम बोलते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड एज, तो ओल्ड एज में जो सेट इन होता है ऑस्टियोपोरोसिस उसको हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो है मेन में कॉमन है, यानी आदमी में ये ज्यादा होता है, ना कि औरत में। बट औरत में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। अच्छा, बिल्कुल अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब। दूसरा जो एक सवाल आता है कि हम निजी जीवन में, जैसे आपने बताया कि एक साइलेंट डिजीज होता है लोगों को नहीं, तो क्या इंडिकेशंस होते हैं कि हम पहचान सकें कि अच्छा हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो क्या हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं उसके? हाँ, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक, हम बोलते हैं कि ये साइलेंट डिसीज है। इसका कोई पर्टिकुलर साइंस या सिम्टम या उसका कोई पर्टिकुलर बीमारी, जैसे हमारे टाइफाइड होता है उसके हमें बुखार आता है, ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस में कोई ऐसा कोई साइंस एंड सिम्टम नहीं है कि हम बोल सके ये ऑस्टियोपोरोसिस ही है। ऑस्टियोपोरोसिस अल्टीमेटली हम इसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। जब 45 के ऊपर के वुमेन में या 60 साल के ऊपर के मेल पॉपुलेशन में बिना कारण सारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, या जोड़ों में दर्द होता है, या सुबह जब सो के उठते हैं कमर अकड़ जाती है, जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, और ये अकड़न 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है, या ये ठंड का या टेम्परेचर से कोई इसका लेना देना नहीं होता है, तो ये सम साइंस है ऑस्टियोपोरोसिस का। बट जब तक ये हड्डी टूट नहीं जाती है, कोई फ्रैक्चर नहीं हो जाता है, यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस नहीं होता है।
इसलिए एक ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम करके होती है, जिसमें सारे लेडीज अबव 45, दैट इज आफ्टर मेनोपॉज, एंड ऑल मेन अबव 16, वो टाइम टाइम पे अपना जांच कराते रहना चाहिए। डेक्सा स्कैन करके होता है, उसको करा के टाइम टाइम पे अपना जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं देखे। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तभी पता लगता है जब वो सीवियर होके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो हम इसको अर्लियर फेज में आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर सके, तो फिर हम इसके सीवियर प्रभावों से बच सकते हैं। तो सही समय पे अगर हमें इसका पहचान हो जाए तो हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। रोशन जी, आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली हम ऑस्टियोपोरोसिस को रोक तो नहीं सकते, बट देन ऑस्टियोपोरोसिस जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर्स होना। द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है हिप में, या स्पाइन में हो जाती है, या रिस्ट में फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इन फ्रैक्चर से हम बच सकते हैं, क्योंकि एक फ्रैक्चर हो गया तो दूसरा फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें ऑलवेज वी शुड ट्राई कि फर्स्ट फ्रैक्चर होने से हम सबको बचाएं। डॉक्टर साहब, और भी कुछ दुष्परिणाम होते हैं जिसको हम कहते हैं कि अगर हम इलाज ना कराएं तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से एक फ्रैक्चर हो सकता है, और भी कुछ इसके सीवियर परिणाम? ऑस्टियोपोरोसिस का हम बोलते हैं इसका एक सर्कल या स्पाइरल बोलते हैं हम। आप ट्रीटमेंट ना करो तो यू विल गो डाउन दिस स्पाइरल एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ऑस्टियोपोरोसिस एज अ साइलेंट किलर। ये क्या होता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस नहीं करते हो, ट्रीट नहीं करते हो, तो फर्स्ट फ्रैक्चर होता है। तो फर्स्ट फ्रैक्चर होने के बाद सेकंड फ्रैक्चर होने की चांस 3 गुना होती है। दूसरा फ्रैक्चर होने के बाद तीसरा फ्रैक्चर होने का चांस 5 गुना होता है। तो तीसरे फ्रैक्चर होने के बाद चौथे फ्रैक्चर होने के गुना 9 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब फ्रैक्चर होते, हमारी जो बैक है वो झुक जाती है। जैसे ही वो झुक जाती है, सारे हमारे जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स है वो छाती के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो छाती के अंदर घुसते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी कम होती है तो हमें सांस में दिक्कत होती है, हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते हैं क्योंकि हमारा पेट जल्दी भर जाता है। तो इससे आप लेथार्जिक हो जाते हो, आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है। तो यू विल गो डाउन दिस स्पाइरल। एक्टिविटी लेवल कम होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है तो आपका हेल्थ गिरता जाता है और आपका एक्टिविटी लेवल और कम होती है। तो अल्टीमेटली ये दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, बट इसके जो सेकेंडरी इफेक्ट्स के कारण डेथ जल्दी हो जाता है। काफी गंभीर समस्या है जो आज तक काफी लोगों को नहीं पता है। डॉक्टर सर, एक आज के वातावरण को अगर हम देखते हैं, करंट एटमॉस्फेयर सिनेरियो और जो कल्चर लोगों को मिल रहा है, यंग जनरेशन को अगर हम बात करते हैं, काफी नशे में इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग, सिगरेट पीना, शराब पीना। क्या सिगरेट, शराब या बाकी के जो नशे हैं उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है? डेफिनेटली स्मोकिंग और अल्कोहल ये डायरेक्टली ऑस्टियोपोरोसिस से कोरिलेटेड है, हमारे बोन हेल्थ से ये कोरिलेटेड है। इफ वी ड्रिंक लॉट ऑफ अल्कोहल, हम हर रोज अल्कोहल ले रहे, तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस जो 65 साल में ऑनसेट होना था, ऑस्टियोपोरोसिस जो 65 साल में शुरू होना था, वो 40 में ही शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली 60 साल के बाद शुरू होता है, बट देन आप हर रोज दारू पिएंगे तो फिर शायद 50 में ही ये शुरू हो जाए। तो देन अल्कोहल से ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी सेटिंग होता है। और इंडिया में सबसे और एक बड़ा प्रॉब्लम है डायबिटीज। इंडिया डायबिटीज कैपिटल है वर्ल्ड का। तो डायबिटीज ऑल्सो एक्सिलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो जिनको डायबिटीज है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाता है। तो जिनको डायबिटीज है वो डेफिनेटली अपने बोन हेल्थ के बारे में ज्यादा केयर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप डायबिटिक हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, तो अपने हड्डियों की जांच डॉक्टर साहब निरंतर कराते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। निरंतर यानी हर महीने में नहीं जरूरत है या हर साल में जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वंस इन 2 years अपने हड्डियों का जांच कराते रहेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जी डॉक्टर, मतलब आज के समय में अगर हम देखते हैं कि जो महिलाओं का एक रोल है, जो फीमेल का जो एक रोल है घर में, वो मोस्टली घर में पैक रहते हैं। हालांकि आज समय बदल रहा है, वो लोग अपने जॉब में या वर्किंग लेडीज भी हो गई हैं, पर उनके साथ सनलाइट एक्सपोज या विटामिन की कमी ज्यादा देखी जाती है। कुछ जगह आप हमें गाइड करें थोड़ा सा, डॉक्टर साहब हमें बताएं कि डाइटरी हैबिट्स कैसा होना चाहिए, सन एक्सपोजर कैसा होना चाहिए।
एक विटामिन डी के बारे में हमारा सबसे बड़ा मिथ इंडिया में ये है कि हम सोचते हैं कि हम 15 मिनट सन पे निकल जाए तो हमारा विटामिन डी बन गया। नहीं, कोई भी विटामिन डी बनने के लिए आपको 45 मिनट्स मिनिमम कंटिन्यूअस सनलाइट को एक्सपोज होने की जरूरत है, जो आजकल ना कोई औरत कर रही है ना कोई आदमी कर रहा है। तो कोई भी एक्सेप्ट जो मैनुअल लेबर्स है, जो आउटडोर वर्क करते हैं, उनको छोड़ के कोई भी आजकल 45 मिनट्स कंटिन्यूअसली सनलाइट को एक्सपोजर नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी ऐसी विटामिन है कि कोई भी फूड सोर्स में एडेक्वेटली नहीं मिल पाता है, इंक्लूडिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। सो विटामिन डी आपको चाहिए तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि हर किसी को हर साल 3 महीना विटामिन डी हफ्ते में 1 कैप्सूल ले लेना चाहिए, बिकॉज विटामिन डी नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोपोरोसिस, इसके साथ में वो बहुत सारी चीजों में वो कभी उसका प्रीडिस्पोजिशन डायबिटीज से भी पाया गया है। तो जो इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बोलते हैं, उसका एक कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है। सो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा विटामिन है बॉडी में जो होना है। तो मैं यही बोलूंगा कि बचपन से ही सबको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, जो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स होते हैं उसी में विटामिन डी का सोर्स होता है या विटामिन डी हमें अलग से मिलता है? विटामिन जो भी मल्टीविटामिन है, तो मल्टीविटामिन में वो एडेक्वेट अमाउंट्स में नहीं होता है, या आप विटामिन डी का मेंटेनेंस डोसेज आप चाहो तो मल्टीविटामिन से ले सकते हो, बट देन आप डेफिशिएंट हो तो आपको उसके स्पेशल टैबलेट्स आते हैं जो 60,000 यूनिट्स के वीकली टैबलेट्स आते हैं, या आप मंथली आ गए मंथली टैबलेट्स ले सकते हैं, या इंजेक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन हमें ट्रीटमेंट तो विटामिन डी के जो स्पेशल टैबलेट्स आते हैं उनको लेके ही करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, दूसरा एक सवाल है आपके पेशेंट का कि अगर कोई हेल्दी पॉपुलेशन का आदमी या औरत है, फर्दर वो ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो उसके लिए उसको खान पान में या डाइटरी हैबिट्स में अपने को क्या बदलाव करना चाहिए? उसका खान पान कैसा होना चाहिए? फर्स्ट तो ऑस्टियोपोरोसिस को हम कंप्लीटली प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, हम उसको ऑनसेट को पोस्टपोन कर सकते हैं या उसके सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। सबसे ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट या उसका प्रिवेंशन शुरू हो जाता है बचपन से ही, क्योंकि जैसे मैंने बोला 25 साल तक हमारा पीक बोन मास डेवलप हो जाता है। तो हर पेरेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि अपना बच्चा या बच्ची में हम उनके बोन मास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ये कैसा बढ़ाया जाएगा? ये विटामिन डी के मात्रा को उनके ब्लड में एडेक्वेट रखने से होगा। उनको जब ग्रोइंग एज में कैल्शियम की मात्रा एडेक्वेट देने से होगा, तो हम इनके बोन मास को एडेक्वेटली डेवलप कर पाए। एक बार हमने बैंक बैलेंस बना दिया तो वहां से हम हर साल 1000 रुपए लेते रहेंगे तो वो इतना जल्दी खाली नहीं होगा। बट आपका बैंक बैलेंस ही 1000 रुपए का, आप सडनली 1000 निकाल दोगे तो वो खाली हो जाएगा। ऐसा ही हम एक बार पीक बोन मास बना लेंगे तो वहां से धीरे धीरे वो कैल्शियम निकलता रहेगा, तो उसकी सीवियरिटी की इफेक्ट्स कम रहेंगे। तो खान पान में हम हरी सब्जियां खा सकते हैं, ऑल पल्सेस, ब्लैक ग्राम्स, रागी इज वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड some amount of vitamin D। बट देन विटामिन डी की सप्लीमेंट ले, पीक बोन मास को बनाए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। इसको सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से। वेट बेयरिंग का एक्सरसाइज का मतलब है हर रोज आप वॉकिंग करें या जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करें। बहुत आपको बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना है, बट देन लाइट वेट्स एक्सरसाइजेस विल एक्चुअली postpone the onset of osteoporosis. Okay. You have to concentrate more on weight bearing exercises. जी डॉक्टर साहब, आज के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो मोस्टली बच्चे आज के टाइम में, जितना मैं अपनी उम्र में छोटे में बाहर जाके खेलता था, आज के बच्चे उतने ज्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं। डाइट में भी वो बर्गर, चाउमीन और या बाकी चीजों में प्रेफर करते हैं, दूध वगैरह अवॉइड करते हैं। तो अगर हम आप कह रहे हैं जैसे कि बचपन से ही हमें अपने बोन मास को बना के चलना है, तो माता पिताओं के लिए एक संदेश जो उनके बच्चों को फर्दर बोन हेल्थ गेन करने में मदद करे आपकी तरफ से? डेफिनेटली ये सिर्फ
मेरा भी बेटा है एंड सब लोग इसी के थ्रू गुजर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन हमें उनको इस चीज के बारे में समझाना पड़ेगा। उनको सिर्फ डांट के बोलने से वो समझेंगे नहीं, उनको समझाएंगे और हमें उनके सामने रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हमें भी ये सब चीजें खाना पीना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे भी ये खाएंगे। हम उनके सामने बर्गर पिज्जा खाएंगे और उनको हम बोलेंगे तुम दूध पियो, तो वो नहीं पीने वाले। तो आपको उनके साथ में दूध पियोगे तभी ये चीजें हो पाएगी। तो फिर हमें उनके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारे बच्चे, क्योंकि हम भी आजकल व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजॉन देख रहे हैं, हम भी घर से बाहर नहीं निकल रहे। हमें भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें भी खेलना पड़ेगा उनके साथ में, तभी जाके वो भी खेल पाएंगे। तो मैं माता पिता को यही बोलना चाहूंगा, जो आप चाहते हो आपका बच्चा करे, वो पहले आप करें। बहुत अच्छा मैसेज है डॉक्टर साहब कि बच्चे से पहले आप उसको करके दिखाइए, बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है। सर, एक आपके पेशेंट ने जानना चाहा है कि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, अगर उसके कंट्रोल में नहीं है और उसको हो जाए, तो क्या इससे बचाव या इसकी कोई दवा अवेलेबल है? अगर नहीं है तो क्या सिर्फ ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपाय है? नहीं, ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो भी जब फ्रैक्चर हो जाती है, स्पेशली स्पाइन के बारे में मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि जब कूला टूट जाता है तो उसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स ऑपरेशन करना पड़ता है। बट स्पाइन के मामले में मैं ये बोलूंगा कि 90% ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर स्पाइन में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 10% में ही ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसमें ये फ्रैक्चर कोलैप्स होके नसों को दबा देगा, पैरों में कमजोरी कर देगा। वैसे वाले फ्रैक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करना होता है। बाकी 90% में हम उनको दवाइयों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है। मोस्ट एडवांस्ड टेरिपेराटाइड करके एक इंजेक्शन है, वो जो हर रोज लेना है, लेकिन वो एक, मैं बोलूंगा ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स के लिए एक बून है, एक वरदान है वो दवाई, क्योंकि उससे फ्रैक्चर जुड़ जाती है, उससे हमारे बोन डेंसिटी वापस बढ़ जाती है, उससे फ्रैक्चर का इंसिडेंस कम हो जाता है। हाँ, हर रोज लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसका परेशानी होती है, लेकिन जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो डेफिनेटली नो पेन्स नो गेन्स। तो थोड़ा बहुत आप पेन उठाएंगे तो आपके हड्डियों की हेल्थ बढ़ेगी। जी डॉक्टर, एक फाइनल अगर मैं मैसेज कहूँ आपसे कि आप सोसाइटी को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहें कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा कैसा जाए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें उनमें अवेयरनेस लाना। तो मैं यही चाहूंगा कि आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो आप अपने दोस्त को समझाइए, वो अपने पिताजी को समझाए, वो अपने माताजी को समझाए। क्योंकि एक तो चीज हो गया उसको प्रिवेंशन, एक तो उसका ट्रीटमेंट। जब ट्रीटमेंट की बारी आती है, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट वो जिंदगी भर का ट्रीटमेंट है। एक बार हो गया तो जिंदगी भर के लिए ट्रीटमेंट है। तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके हम बैठ जाएंगे तो जो फ्रैक्चर होने के बाद उसका एक्सपेंसेस या उसका जो मॉर्बिडिटी, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें उसको फ्रैक्चर को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें हर एल्डरली मेल या फीमेल को एक्टिव रहने के लिए हमें बोलना चाहिए, घर में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, फॉल प्रिवेंशन करना चाहिए, वेल लिटेड हाउसेस होने चाहिए, हमारे स्लिपरी सरफेसेस को निकालना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग लोग रात में उठते हैं तो वो चक्कर खा के गिर जाते हैं और कूला टूट जाता है, स्पाइन टूट जाता है। तो स्विच बटन बेड के बगल में होना चाहिए, आपके बाथरूम स्लिपरी सरफेसेस नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहिए, हर रोज वॉकिंग करें, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करें, एक्टिव रखें अपने आप को। तो मैं यही बोलूंगा, ऑस्टियोपोरोसिस में ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज क्योर इज फॉर लाइफ। तो एक बार सूर्य हो गया तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो इसको हम जितना दिन उसको प्रिवेंट कर सके तो बेस्ट है। बट देन मैं यही बोलूंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन जन्म से यानी बाय बर्थ शुरू हो जाता है। तो वी शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आज आपने देखा डॉक्टर साहब से हमें काफ़ी जानकारी मिली है और मुझे जो थोड़ा सा समझ में आया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बचपन से अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें, खेले कूदें और अच्छा खाना खाएं, नशे से बचें और धूप का सेवन करें।
डॉक्टर साहब यही एक मंत्र है। डेफिनेटली जी, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, आज आपने अपना समय दिया, हमारी जानकारी हमारी बढ़ाने में हमारा मदद किया। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये पेशेंट्स को या जनरल पब्लिक को भी काफी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।